एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो बुक आती है, जो आपकी राजस्थान सरकार की बुक है, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि 10th क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक है, जिसमें राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये बुक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी एक सिंगल लाइन से भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी बच्चे बिगनर हैं उन लोगों के लिए। देखिए, मैं आपका थोड़ा सा टाइम तो जाएगा, बट मैं इसके बारे में कुछ डिटेल बता रही हूँ, वो आप सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप इसके मात्र 150 पेज होंगे, और जो बिगनर बच्चे हैं पहले आप इस बुक को पढ़िए, आपको इतना कुछ आ जाएगा कि अगर 30 में से जो है, अगर जो स्टैंडर्ड 2-3 बुक मतलब नोट्स स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जो बच्चे जा रहे हैं, वो अगर 30 में से 25 क्वेश्चन सही करेंगे ना, तो आप ये बुक पढ़ करके, मात्र ये बुक पढ़ करके 20 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। क्योंकि इस बुक में जो चीज़ें दी गई है ना, वो आपको स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं मिलेगी। कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको नए नए देखने को मिलते हैं ना, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं, जो आपने कभी देखे ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं देखे, किसी स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं देखे, वो आपको इस बुक से मिलेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो अपनी मतलब राजस्थान सरकार की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी हम एक सीरीज़ ला रहे हैं, उस सीरीज़ को जो है आप रोज़ देखिएगा। रोज़ में ला जो है इसके बारे में वीडियोस बनाएंगे, और ऐसे करके 10-15 दिन में इस बुक को जो है कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। आपको जब भी टाइम मिले, नोट्स नहीं बनाने हैं इसको, क्योंकि ये खुद नोट्स के रूप में, क्योंकि नोट्स कितने बनाओगे, इसके एक सिंगल लाइन से भी क्वेश्चन बनेगा। इससे अच्छा है कि आप या तो खुद पढ़ सकते हैं, या यहाँ से जो है वीडियोज़ देख करके आप पढ़ सकते हैं। जो है ईयरफोन लगाइए और इसको सुनते जाइए, सुनते सुनते आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी काफ़ी सारी चीज़ें। और इसमें इतना अच्छे तरीके से दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। कोई राम कहानी नहीं दी गई है, जो चीज़ें हैं वो सीधी दी गई है। ठीक है, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, और काफ़ी अच्छी बुक है ये। ठीक है, तो अभी काफ़ी चीज़ें हो गई है, बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये इसका जो है इंडेक्स दिया गया है कि क्या कुछ है, यानी कि हर एक लेसन में क्या कुछ दिया गया है वो है। और इसमें जो है 11 चैप्टर हैं, इन 11 के 11 चैप्टर्स के बारे में हम बुक से ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको कोई शॉर्ट नोट नहीं दे रही हूँ, ना ही कोई क्वेश्चन वगैरह करवा रही हूँ। बुक से ही हम बुक को ही लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है, शॉर्ट नोट आपको काफ़ी जो है कोचिंग्स हैं उनके ऐप्स पे मिल जाएंगे, फ्री नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आप एक बारी जो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अगर आपके पास मतलब खुद से पढ़ने का जो है थोड़ा सा ऐसे मन होता है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, बट ऐसा किया जा सकता है कि बुक को आप सीधा रख लो सामने, और जो मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप पेज पलटे जाओ और लाइन टू लाइन उसको सुनते जाओ, ताकि काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक याद हो ही जाती हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ही लेसन है राजस्थान का जो इतिहास है, उसमें उसका परिचय देखेंगे, और परिचय में काफ़ी कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि जो राजस्थान के जो स्थल है उनके नाम है, पहले किस नाम से जाने जाते थे, अभी क्या नाम है उनका। फिर हम देखेंगे सभ्यताओं के बारे में देखेंगे। फिर हम इसी चैप्टर में जो है जो हमारा इतिहास है मारवाड़ का, मेवाड़ का, ठीक है, इन सभी के इतिहास के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें संत और जो है लोक देवता आते हैं। देखिए, आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, और डायरेक्ट चैप्टर पे भी आ सकते हैं, बट मेरा काम है बताने का, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, जिन्होंने राजस्थान जीके पढ़ ली हैं, उन लोगों के लिए तो ये है कि ये मतलब बकवास चीज़ है, बट जो नए स्टूडेंट है मैं उनको उनको लेकर के थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको, क्योंकि मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी इन चीज़ों को समझने में, बट अभी जो है मैं इतना श्योर हूँ कि मैं इस चीज़ को आसानी से इस चीज़ को समझा सकती हूँ। तो इसमें जो है संत, आपके जो लोक देवता वगैरह हैं, संत हैं, और लोक देवताओं में आपके रामदेव जी वगैरह, ठीक है, तेजा जी वगैरह, जो सभी सुनते हैं नॉर्मली नाम, तो वो सब हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले, जितने भी हम त्यौहार मनाते हैं राजस्थान में, जो कि राजस्थान के ही होते हैं, जैसे कि गणगौर वगैरह हुआ, हमारे जो तेजा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण,
हमारे यहाँ क्या कुछ चीज़ें पहनी जाती हैं, यानी कि हम कैसा परिधान यानी कि कैसे वस्त्र हम पहनते हैं, जैसे कि ओढ़नी हुई, पोमचा हुआ, ये सारी चीज़ें, आभूषण में क्या कुछ गहने हम पहनते हैं, ठीक है, जिसमें बोरला वगैरह ये हमारा ही है, बोरला वगैरह ये सारी चीज़ें हम ही पहनते हैं। फिर आते हैं चित्रकला और लोक कलाएँ, यानी कि चित्रकला में मतलब आपकी जो जयपुर है वहाँ कौन सी चित्रकला हुई है, आपकी जो मारवाड़ साइड है वो वहाँ कौन सी है, मेवाड़ साइड कौन सी चित्रकलाएँ हैं। लोक कलाएँ वो कलाएँ हैं जो हम, जैसे कोई त्यौहार होता है दिवाली का, तो उसमें जो मांडने नहीं मांडते हम ऐसे वो करके वाइट जो है ऐसे कुछ कली वगैरह लेकर के उसका बनाते हैं ना, तो वो सारी जो है हमारी लोक कलाएँ आ जाती है उसमें। स्थापत्य और शिल्प में की बात करें, शिल्प के विविध आयाम, तो स्थापत्य में हम हमारे यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं, हमारे यहाँ जो दुर्ग बने हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम ये पढ़ते हैं। लोक संगीत की बात करें तो यहाँ जो है संगीत, क्या कुछ गीत हमारे यहाँ गाए जाते हैं, किन अवसरों पर कौन से गीत गाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान का लोक नृत्य और लोक नाट्य, हमारे यहाँ का कौन सा नृत्य फेमस है, जैसे कि घूमर वगैरह, हमारे यहाँ का जो लोक नाट्य हैं वो कौन सा प्रसिद्ध है, वो सारी जो है चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य में हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। भाषा में तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि हमारे क्षेत्र में जो है कौन सी जो भाषा है वो बोली जाती है, क्योंकि राजस्थान में भी जो है काफ़ी जगह, जब आप ऐसा माना जाता है कि आप मतलब 100-150 जो मीटर है, 100-150 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पार करते ही एक अलग जो बोली है, बोली में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि इधर मारवाड़ साइड जो है मारवाड़ी बोली जाती है, इधर जयपुर साइड ढूंढाड़ी बोली जाती है, तो ये सारी भाषाएं आ जाएगी। साहित्य में जो है जो लेखक थे जिन्होंने इस में जो है साहित्य लिखा है, वो सारी चीज़ें लेखक और जो उनकी पुस्तकें हैं वो सारी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें मतलब आपकी झीलें वगैरह आ जाएगी, जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो सारी आ जाएगी। और लास्ट है इसका राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें आपके जो राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे कि निहाल चंद हुए और बहुत सारी व्यक्ति हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेन काम की चीज़ यही है, तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ। और आज हम जो है कहाँ तक पढ़ेंगे, आज हम जो है इसको राजपूतों की जो उत्पत्ति है वहाँ तक पढ़ेंगे, यानी कि आज हम इसमें राजस्थान के नाम और जो सभ्यता है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसको ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको एक वीडियो में कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो फिर उसमें गिर जाती है, क्योंकि मेरे पास इतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं ये पूरा सिंगल 2-3 जो है घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल सकूं, तो इस वजह से फिर वो वीडियो क्वालिटी गिर जाएगी। इस वजह से जो है मैं आपको ये थोड़ा करके सीरीज़ ला रहे हैं, आप पढ़ लेना। फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसका एक कंबाइंड जो है, यानी कि इस पूरी बुक को, ये जो 150 पेज है इसमें 137 के लगभग, इन पूरे पेजों को एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है कमेंट करिए, क्योंकि हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला ही चैप्टर है राजस्थान का इतिहास और एक परिचय, तो इसमें जो है काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो इसमें लाइन टू लाइन जो है पढ़ते हैं। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। आप सबको पता है कि जब एकीकरण होता है तो ये सारी चीज़ें होती है कि मत्स्य प्रदेश, फिर पूर्वी राजस्थान संघ, ये सारी चीज़ें होती है। तो 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से कोई भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये 1800 ईस्वी, ये जॉर्ज थॉमस और ये राजपूताना शब्द, ये तीनों शब्द इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन गया है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसके बाद 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान अथवा राजस्थान रखा है। तो 1829 की तारीख, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टोड, और राजस्थान का नाम राजस्थान और राजस्थान, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। फिर एक क्वेश्चन बनता है यहीं से कि राजस्थान का जो नाम है वो राजस्थान नाम कब रखा गया, तो 30 मार्च 1949 को रखा गया है। और ये आपकी राजस्थान सरकार की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की खुद की स्वयं की बुक है। अगर कोई त्रुटि भी होती है तो आप इसका जो है रेफरेंस ले सकते हैं, आप इसको एक प्रमाण पत्र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ भी चीज़ें जो है, अगर ये मान लीजिए अगर कोई डेट गलत भी है ना, आप उसको लेकर के जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो, इसका ये बेनिफिट है। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ जो क्षेत्र हैं उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ क्षेत्र जो वहाँ बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। इसमें ऐसा है कि प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में राजस्थान के जो क्षेत्र है वहाँ अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। कुछ का नाम हमने भौगोलिक है जो विशेषता है उनके आधार पर दे दिया, कुछ का नाम हमने वहाँ जो बसी जो जातियाँ हैं उनके नामों पर दे दिया। और आपने सुना ही होगा जैसे कि जांगल प्रदेश, योध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें सुनी ही होगी। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि हैं। और ये सारे जो है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे ये सारे नाम। मरु और धन्व शब्द जो है दोनों का अर्थ एक ही होता है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। तो याद रखना, मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही होता है और इनका प्रयोग हम जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए करते हैं। जोधपुर पहले मरु और फिर मरवाड़ कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ समी, केर, पीलू आदि होते हों और बीकानेर और नागौर का जो आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल देश कहलाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जांगल देश में कौन सा एरिया आता है तो आपको ऑप्शन में अगर बीकानेर और नागौर दोनों मिले या फिर बीकानेर मिले तो बीकानेर और नागौर दोनों आएगा, क्योंकि ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की खुद की बुक में दिया गया है। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है और वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक का जो एरिया है वहाँ तक विस्तृत है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य जो प्रदेश है वो आपका कहाँ कहाँ तक है, तो जयपुर, अलवर, भरतपुर ये तीनों जिले जो है आपके इसमें आ जाते हैं। इसकी राजधानी थी विराटनगर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र जो कि धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग जो कि सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे, ये भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि महाभारत में मत्स्य प्रदेश और सूरसेन प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट इसमें कि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। याद रखना, माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो कांठल कहलाता है, क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे यानी कि कांठे पर स्थित हैं। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग का 56 का मैदान है ये। और ये देखिए, ये यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा जांगल प्रदेश है, कौन सा जो है ढूंढाड़ है, कौन सा मारवाड़ है। देखिए इसमें थोड़ा सा दिखाई तो कम ही दे रहा है, पर आप अगर थोड़ा सा देखोगे तो देखिए यहाँ जांगल प्रदेश दिया गया है, यहाँ मांड दिया गया है जो जैसलमेर में है, यहाँ मरु दिया गया है, यहाँ जो है मारवाड़ दिया गया है, यहाँ ढूंढाड़ दिया गया है, यहाँ मेवात दिया गया है, ये ऊपरमाल क्षेत्र दिया गया है, हाड़ौती, मेवाड़, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ दी गई है, एक चित्र में दर्शाया गया है इन प्राचीन नामों को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि जो आपका भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊपरमाल का जो पठार है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक विस्तृत है, तो भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिचौलिया तक विस्तृत है। उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश है पहाड़ियों की विविधता के कारण इसको गिरवा कहते हैं। तो याद रखना, उदयपुर के पास जो पहाड़ियों की अधिकता के कारण जो उदयपुर का आसपास का जो पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता था। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था और ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मांड जो क्षेत्र है वो किस जिले का क्षेत्र है, तो जैसलमेर का है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को बागड़ कहलाता था। देखिए
कुछ बांगड़ और बागड़, ये याद रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता था। ठीक है। कोटा और बूंदी का जो प्रदेश है वो हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र का जो है शेखावाटी के नाम से हम जानते थे। और यहाँ से जो है पूरे नाम जो प्राचीन नाम थे वो सारे नाम हो गए हैं। एक नाम मैं और बता देती हूँ, योध्य क्षेत्र, जो कि हम हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो एरिया है उसको हम योध्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और आपके ये सारे जो प्राचीन नाम हैं जिनको लेकर के आप काफ़ी जो है कंफ्यूज रहते हो कि ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इनको रट लेना। चाहे बिगनर हो, चाहे जिन लोगों को काफ़ी टाइम भी हो गया हो, वो इस एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ जाना, आपको बेनिफिट होगा, ये यकीन मान के जाना। इस चीज़ का आप एक्सपीरियंस खुद करोगे। ठीक है। इतिहास का काल विभाजन की बात करें तो इसमें इतिहास के बारे में पढ़ते हैं हम, प्राचीन इतिहास के बारे में, सभ्यताओं के बारे में। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सारा। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भाग कौन कौन से? प्राक युग, दूसरा है आदि युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। प्राक युग जो है उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मानव लेखन कला से अपरिचित था, यानी कि जो है जो आपका प्राक युग है उससे लिखे हुए कोई प्रमाण नहीं है, कोई जो है वहाँ लेखन कला से जो है मानव, जो उस टाइम का जो मानव है वो लेखन कला से अपरिचित था। आदि युग की बात करें तो आदि युग का जो इतिहास है उस काल को दिया गया है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु वो अस्पष्ट है, या उनकी जो लिपि है अभी भी पढ़ना संभव नहीं है। अभी हम उस लिपि को जो है अभी नहीं पढ़ पाए हैं। ऐतिहासिक युग की बात करें तो इस ऐतिहासिक युग उस काल को कहते हैं जिसका संबंध सुस्पष्ट लिखित साक्ष्य से हैं, यानी कि जो इतिहास लिखा गया है, जैसे कि मान लीजिए जो इतिहास हम पढ़ पा रहे हैं, जैसे कि मुग़ल है, जो आपका मौर्य है, वो ऐसी चीज़ें जो हम पढ़ पा रहे हैं और जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन ये सभ्यताएं हो गई आपकी। तो जो है इनका जहाँ जहाँ लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं और जिनको हम पढ़ पा रहे हैं, अपनी जो लिपि है अभी वर्तमान की जिसमें हम समझ पा रहे हैं, वो आपके ऐतिहासिक युग में आ जाता है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि प्राक युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा तक का जो है, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का था। और आदि युग की बात कर, याद रखना ये पूछा जा सकता है कि प्राक युग में हम कौन सा काल लेते हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक था आपका प्राक युग। तो ये सृष्टि के आरंभ से, यानी कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वहाँ से लेकर के हड़प्पा से, जो आपकी हड़प्पा है, हड़प्पा जब स्टार्ट होती है उससे भी पूर्व तक का है ये। आदि युग की बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा है। ऐतिहासिक युग की बात करें तो ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राक युग में राजस्थान, तो इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यह महासेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व ये जो आपका मरुस्थलीय भूमि है इसमें समुद्र विद्यमान था, और सरस्वती और जो दृष्टद्वती जो नदियां हैं वो इस समुद्र में आकर के गिरती थी। क्योंकि आपको पता है अगर समुद्र होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ नदियाँ वगैरह तो होगी और वो आकर इसमें गिरती ही होगी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि मतलब इस चीज़ का जो है हम देख पा रहे हैं कि जो है सभ्यताएं हैं वो कहाँ विकसित होगी। सोचो कि मानव कहाँ रह सकता है, जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था हो, खाने के लिए हो, जहाँ पानी होगा तो वहाँ खाने के लिए भी तो चीज़ें होगी। तो ऐसी स्थिति में भौगोलिक स्थिति में मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। यानी कि हम पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ऐसे 3 भागों में बांटते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे जो आपने
जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ भी नहीं पढ़े होंगे, या फिर किसी कोचिंग वाले ने भी नहीं करवाई होगी ऐसी चीज़ें। तो देखिए, हम पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेगी, और यहाँ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो किसी कोचिंग वाले ने भी नहीं करवाई होगी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ के जाना। पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ है ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से जो उत्खनन हुआ है वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो पाषाण है, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़, जो आपका इंद्रगढ़ है, वहाँ से पत्थर की बनी हुई पूर्व पाषाण हस्त कुठार हैंड एक्स जो है खोज निकाली। याद रखना, 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट जयपुर और इंद्रगढ़ और पाषाण कालीन हस्त कुठार हैंड एक्स जो है कहाँ मिली है आपको? जयपुर और इंद्रगढ़ में C.A. हैकेट ने 1870 में खोज निकाली है। याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कुछ समय पश्चात शेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण है, ये साक्ष्य जो है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो आपको जयपुर है, इंद्रगढ़ है और ये झालावाड़ है। झालावाड़ से शेटनकार ने, जयपुर और इंद्रगढ़ से आपके C.A. हैकेट ने जो है खोज निकाली है। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जो कि नई दिल्ली में है, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, और R.C. अग्रवाल का भी काफ़ी योगदान मिलता है सभ्यताओं के उत्खनन में, उनकी खोज में, तो इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान के पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर और जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर से इस युग के उपकरण की खोज का श्रेय जो है B. अल्चिन को जाता है। तो याद रखना, पूर्व पाषाणकालीन युग के जो उपकरण हैं, जालोर से जो है इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. अल्चिन को जाता है। तो याद रखना, C.A. हैकेट, शेटनकार और B. अल्चिन जो है ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। और जो जगह है यानी कि स्थान है वो जयपुर मिलेगा, इंद्रगढ़ मिलेगा, झालावाड़ मिलेगा और जालोर मिलेगा। स्पष्ट है कि उपर्युक्त संपूर्ण भूभाग में पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार था। मध्य पाषाण काल यानी कि यहाँ तक जो है आपका जो पूर्व पाषाण काल है वो समाप्त हो जाता है, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी, पढ़ जाना उनको। क्योंकि देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का और आपको राजस्थान जीके को मतलब ज़्यादा नहीं, बट ये मान के चलिए 30 में से अगर आप 20 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 30 में से 25 जो है वो बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने काफ़ी मतलब बहुत पढ़ा होगा, जैसे कि नोट्स पढ़े होंगे, एक आधी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे, तब जा कर के वो 25 पे पहुँचेगी। क्योंकि इससे ज़्यादा पहुँचना किसी के बस की बात नहीं है, जो खुद टीचर हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जो राजस्थान जीके को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिनके बहुत कम पोर्शन लगता है या फिर हल्का मतलब जहाँ से क्वेश्चन इजी वे में आएंगे, वो इस बुक को ज़रूर पढ़ जाना। और एक और बुक है 9th क्लास की, मैं वो वाली बुक भी आप लोगों को करवाऊंगी, पर पहले इस बुक को कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि राजस्थान की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। बाकी जो मतलब कला संस्कृति के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, बाकी इतिहास के क्वेश्चन तो जो है आपको जो आपका मॉडर्न जो हिस्ट्री है वहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, प्रजामंडल हुआ, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले ये करेंगे क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मानव सभ्यता की क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान में क्या कुछ मतलब हुआ है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे चित्तौड़ की बेड़च नदी की जो घाटी है, वहाँ से
और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो चित्तौड़गढ़ की जो आपकी बेड़च नदी घाटी है वहाँ से, और विराटनगर के मध्य से इस काल के उपकरण मिले हैं। क्या कुछ मिला है उसके बारे में है कि इस काल का जो है, इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। और ये उपकरण जेस्पर है, एगेट है, चर्ट है, कार्नेलियन है, क्वार्टजाइट है, कल्सेडोनी है आदि पाषाणों से बने हैं। इनमें ब्लेड आ जाएगा, इग्रेवर आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा, क्रेसेंट आ जाएगा, ट्रेपेज, स्क्रैपर हो जाएगा, पॉइंटर आ जाएगा आदि जो है उल्लेखनीय। पत्थर के बने इन उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण उपकरण भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में कि जो उपकरण है वो आपको कहाँ मिलेंगे। दूसरा है कि कौन कौन से उपकरण मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। किस किस जो पाषाण है यानी कि पत्थर है उसका यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर आते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में क्या कुछ चीज़ें हैं। नवपाषाण काल जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर और नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था, जिसमें आपका अजमेर का क्षेत्र आ जाएगा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से ये मान के चलिए कि अगर सभ्यता में कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, मतलब नया जगह, नया स्थान जो देखने को मिलता है, वो आपको इसी बुक से मिलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपने नोट्स या जो स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ भी नहीं पढ़ी होगी। तो इसको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान करना। अगर किसी के पास नोट्स बने हुए हैं तो इसमें अगर कुछ नया स्थान आपको देखने को मिलता है तो ऐड ऑन कर लेना अपने नोट्स में। और जो नए स्टूडेंट हैं वो आपको तो सिर्फ ये बुक ही पढ़नी है, पहले इसको पूरा रट्टा मार लो, फिर फिर नेक्स्ट चीज़ पे मूव करना, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जीके को किस तरीके से पढ़ा जाता है। यही एक तरीका है, आप जीके को पढ़ने का यही एक तरीका है कि आप एक सोर्स को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपके पास जब आप एक सोर्स को इतना मजबूत कर लेते हैं कि उससे आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है, तो आप एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है उसका यूज़ करके काफ़ी क्वेश्चन सही कर लेते हो। और ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, ठीक है। राजस्थान में धातु काल की बात करते हैं तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र काल और ताम्र कांस्य काल, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण काल, ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक जो विकास हुआ है पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की जो ताम्रकालीन संस्कृति है के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर जो कि सीकर में है, याद रखना पूछा जा चुका है। गणेश्वर का सीकर में, कालीबंगा है जो कि हनुमानगढ़ में है, गिलूंड जो कि राजसमंद में, आहड़ व झाडोल उदयपुर में, याद रखना आहड़ सुना होगा आपने लेकिन झाडोल नाम नहीं सुना होगा, इसको पढ़ जाना कि आहड़ और झाडोल कहाँ है, उदयपुर में। पिंड पाडलिया जो कि कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कुराड़ा जो कि नागौर में है। साबणिया और पुगल जो कि बीकानेर में। नंदलालपुरा और किराडोत जो है, किराडोत और चीथवाड़ी ये कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में। नंदलालपुरा, किराडोत और चीथवाड़ी ये जयपुर में स्थित है। और क्योंकि ये नाम ऐसे हैं जो आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे नाम जयपुर में तो नहीं हो सकते, बट आंसर जयपुर ही होगा इसका। एलाना जो है वो जालोर में होगा। बूढ़ा पुष्कर ये तो सबको पता है, कोई भी कर देगा, अजमेर में है। कोल माहौली जो कि सवाई माधोपुर में है। मलाह जो कि भरतपुर में है आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लोह काल की बात करें तो ये याद रखना, ये ताम्र जो आपका ताम्र काल है, ताम्र पाषाण काल, उससे रिलेटेड स्थल है ये सारे के सारे, ठीक है। फिर बात करते हैं लोह काल की। तो लोह काल देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से ताम्र काल से रिलेटेड कौन से स्थल है, लोह काल से रिलेटेड कौन से स्थल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो लोह काल से स्थित जो स्थल है, ताम्र काल और कांस्य काल के पश्चात लोह काल का ज्ञान और उसका उपयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसने कृषि के उपकरणों, हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ा करके सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौह जो कि भरतपुर में, जोधपुरा जो कि जयपुर में, सुनारी जो कि झुंझुनू में है, रेड जो कि टोंक में है आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण हमें मिले हैं। याद रखना
कि लोहे काल जो है वहाँ से हमें मतलब लोहे काल के जो पाषाण हैं, सॉरी जो आपके जो औजार हैं या लोहे काल का जो ज्ञान है या लोहे काल से रिलेटेड जो इतिहास है वो कहाँ से देखने को मिलता है हमें, तो ये नोह से मिलता है जो कि भरतपुर में है। जोधपुरा जो कि जयपुर में, याद रखना जोधपुरा को जोधपुर मत कर देना, काफ़ी बार इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है। नोह को भरतपुर करना है, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है और रेड टोंक में है। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। यह इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहे गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के जो कारखाने, उनके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं लोहे काल में, तो जोधपुरा और सुनारी करना है। कौन कौन सी? जोधपुरा जो कि जयपुर में और सुनारी जो कहाँ है, झुंझुनू में है। ये दोनों आंसर करके आने हैं। रेड को जो है लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन फिर अगेन क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि राजस्थान का जो आपका जो रेड है उसे राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है रेड को। लोहे काल के पश्चात अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित जो मृदबांड है, उनकी मृदबांड जो संस्कृति है उसका उदय हुआ है। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा जयपुर में, सुनारी, नोह आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में, और कालीबंगा सभ्यता में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। प्राचीन दृष्टद्वती और सरस्वती नदी घाटी जो कि वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। फिर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हनुमानगढ़ जिले में जो सभ्यता मिली है वो आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यहाँ खुदाई के दौरान चूड़ियाँ मिली हैं, इसी कारण जो है इसको कालीबंगा नाम दिया गया, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और उसके पश्चात 1961 और 62 में बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कालीबंगा के बारे में इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा की खोज जो है वो कब की गई, तो 1952 में। कब की गई? 1952 में। किसने की? अमलानंद घोष ने की। फिर जो है इसके 10 साल बाद यानी कि 1961 और 62 में जो है जो इसका उत्खनन का कार्य किया गया। 2 व्यक्ति थे, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसके उत्खनन का कार्य किया गया। याद रखना इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे अमलानंद घोष जो है उन्होंने कालीबंगा की जो है खोज की। यानी कि ए पहले आता है, यानी कि पहले खोज होती है और फिर बाद में जो है उत्खनन का कार्य किया जाता है। तो अमलानंद घोष ने खोज की 1952 में और 1961 और 62 में बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा उत्खनन का कार्य करवाया गया। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है आपको जो है कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लाइन इस बुक में दी गई है। बहुत कम जो है रेयर कोचिंग वाले ये चीज़ करवाते हैं कि उत्खनन में जो है सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम जो 2 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं जो तीसरा, चौथा और जो 5वां स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। यानी कि 2 तो जो है हम हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। वहीं जो है जो तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है वहाँ की जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता के समान या उसके समकालीन मानी जाती है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में बांटा गया है।
कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पका करके प्रयुक्त किया जाता था। याद रखना, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से जो है बसा हुआ नगर था। देखिए अभी जो है क्वेश्चंस का ट्रेंड चेंज हुआ है, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं अभी। तो स्टेटमेंट जो है वो इन्हीं बुक्स की लाइनों से उठाते हैं, वो एज इट इज़ उठाते हैं कि आपको दे दिया जाएगा पहला स्टेटमेंट कि कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर। ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा के बारे में असत्य है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मकान बनाने की जो ईंटें हैं, मिट्टी की जो ईंटें हैं, इनको ये धूप में पका करके प्रयुक्त करते थे। तीसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो जो उनके अवशेष है वो पतले या हल्के होते हैं। और एक जो है कुछ और चीज़ दे दी जाएगी, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि स्टेटमेंट यहीं से पूछे जाते हैं एज इट इज़, इन्हीं बुक्स की लाइनें ये वो लोग उठाते हैं। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों एवं उनके अवशेष पतले और हल्के होते हैं और उनमें जो है सुंदरता सुडौलता का अभाव होता है। बर्तनों का रंग लाल, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती है। अगेन कि कालीबंगा में जो बर्तन होते हैं उनका रंग कौन सा होता है, तो काली में जो है लाल कलर होता है और काला एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं उस पर खिंची हुई होती हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में जुते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि यहाँ के लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। याद रखना, ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं जहाँ एक ही खेत में लोग 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा में मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान जो पद्धति है उसकी जानकारी मिलती है। यानी कि वहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, जो जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो वो उनको कब्रिस्तान में दफनाते थे। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की जो है वो खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो याद रखना, कंकाल की जो खोपड़ी उसमें 6 छिद्र कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, मतलब यहाँ से जो चीज़ें मिली है उनमें खिलौना है। खिलौने में बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड, लकड़ी की बनी नालियाँ और बेलनाकार मुहन हड़प्पा सभ्यता में अपना एक विशिष्ट स्थान है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कि खिलौने कहाँ से मिले, हवन कुंड कहाँ से मिली, लकड़ी की नालियाँ कहाँ से मिली, बेलनाकार मोहर कहाँ से मिली, 6 छिद्र वाली खोपड़ी कहाँ से मिली, जो है आपको जो खेती है उसके साक्ष्य कहाँ से, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, और 2 फसलें जो है एक ही खेत में कहाँ उगाई जाती थी, कालीबंगा में। सबका आंसर होगा कालीबंगा। और मकान की जो ईंटें हैं वो जो मकान बनाने के लिए जो मिट्टी की ईंटें यूज़ में की जाती थी उनको ये लोग धूप में पका करके यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब लाइन टू लाइन तो याद रखना, क्योंकि ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उदयपुर शहर के पास बसने वाली जो आपकी आहड़ नदी है, जिसे हम आयड़ नदी भी कहते हैं, के तट पर बसे हुए आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आए हैं। तो 4000 वर्ष पुरानी, याद रखना। और कालीबंगा कितनी, 6000 वर्ष पुरानी। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी। याद रखना, कौन सी सभ्यता है जो टीले के नीचे दबी हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसे धूलकोट या धूल यानी कि मिट्टी का टीला कहते हैं। और धूलकोट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक टीले के नीचे दबी हुई थी। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, और उसके बाद जो है रतन चंद्र अग्रवाल यानी कि RC अग्रवाल एवं HD साकलिया के निर्देशन में यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया गया। 1951 में कालीबंगा की खोज की जाती है। 1952 में कालीबंगा की खोज की जाती है और 1953 में जो है आपकी आहड़ सभ्यता की खोज की जाती है। और आहड़ सभ्यता में कौन कौन आ जाते हैं, तो अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और HD साकलिया। ये 3 नाम याद कर जाना, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD साकलिया। देखिए सभ्यताओं में आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, एक तो जो आपको वहाँ से जो जितने सामान मिले ना उन चीज़ों में, एक जो है ये नाम उत्खननकर्ता और खोजकर्ता के जो नाम है उनमें थोड़ा कंफ्यूज रहोगे।
बट इसको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। तो याद रखना, आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. साकलिया, और डेट हो जाएगी 1953। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे। इम्पोर्टेंट बनती है लाइन कि कहाँ किस सभ्यता के लोग जो वहाँ के जो मृतक थे उनको गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। यहाँ के लोग ऐसे मानते थे कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी उसका जीवन होता है। ये लोग ऐसे मान कर के उन लोगों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन जो है सर्वाधिक मिले हैं यहाँ पर, और जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के जो बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। ताम्रवती नगरी भी मिलता है। यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण जो है इसका नाम ताम्रवती नगरी रखा गया। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो कौन सी सभ्यता है जहाँ रंगाई छपाई के भी व्यवसाय का भी जो है प्रमाण वहाँ से मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता से मिले हैं। काफ़ी मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है। फिर आते हैं गिलूंड सभ्यता के बारे में। तो गिलूंड सभ्यता जो कि राजसमंद में है, राजसमंद जिले में स्थित गिलूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता जो है प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। याद रखना, ताम्र जो आपकी संस्कृति है उसके ताम्र जो संस्कृति है ताम्रवती नगरी संस्कृति क्या ताम्रवती जो नगरी है वो हम आहड़ को बोलते हैं, और जो आपकी बनास संस्कृति है वो हम गिलूंड सभ्यता को बोलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बनता है कि बनास संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपकी गिलूंड सभ्यता को। अभी तो आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको याद है, जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, जब एग्ज़ाम हॉल में अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा ना पढ़ने के बाद भी, तो आप इस चीज़ को भी गलत कर दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में होता ही ऐसा है कि क्वेश्चन जो है मिक्स करके दिए हुए होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है इसमें कि 1857 और 58 ईस्वी में बीवी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन का किया गया। याद रखना, 1957 और 58 में जो है बीवी लाल के द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। उसके पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय कब का मिलता है? तो 1900 से 1700 ईसा पूर्व का जो है निर्धारित किया गया है। आप देखिए गिलूंड सभ्यता में आपने ये जो डेट है 1957-58 सुना होगा आपने, बीवी लाल भी सुना होगा। फिर उसके बाद का जो ये वाली चीज़ें ना कि 1998 से 2003 के मध्य जो आपके डॉक्टर V.S. सिंधे और आपके प्रोफेसर जो ग्रेगरी जो पोशल हैं उनके निर्देशन में यहाँ उत्खनन का कार्य हुआ है। तो ये नाम आपने नहीं सुना होगा, इसको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान करके जाना। गिलूंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं वो मिले हैं, जिसमें सादे हैं, काले हैं, पालिशदार है, भूरे हैं, लाल और काले हैं। चित्रित मृद बांड है। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने हैं, पत्थर की गोलियां हैं, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आड़ में पकी ईंटों यानी कि आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है। आहड़ में जो है पकी हुई ईंटों का नहीं हुआ है, जबकि गिलूंड में इनका प्रयोग होता था। याद रखना, जबकि गिलूंड जो आपकी गिलूंड सभ्यता है वहाँ पर आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, पर आहड़ में नहीं हुआ है। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर में कोठारी नदी, जो कि बागोर कहाँ स्थित है? कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से लेकर के 70 ईस्वी तक उत्खनन का कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि 4 से 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। और यहीं से जो है बड़ी संख्या में लघु पाषाण काल जो उपकरण हैं वो मिले हैं। और इसमें ये जो सभ्यता है, सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को भी जो है प्रमाणित करता है। बागोर से तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे इम्पोर्टेंट है।
बागोर से छेद वाली सुई हमें मिली है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो बागोर से मिलते हैं। क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में आहड़ होती है, हमारे दिमाग में कालीबंगा होती है, बट जो है बागोर का नाम आता ही नहीं है, मतलब ऐसे क्लिक नहीं करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान करके जाना कि कृषि व पशुपालन के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो बागोर सभ्यता से मिलते हैं। और जो इसमें तांबे की छेद वाली जो सुई है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमें बागोर से ही मिलती है। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्तर है और लघु पाषाण कालीन उपकरण का प्रमुख केंद्र था। अगेन एक लाइन बनती है यहाँ से कि बागोर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है सही है और गलत है, कि बागोर मध्यकालीन सभ्यता का स्थल था, बागोर लघु पाषाण उपकरण का केंद्र था। अगर जो है, अगर मतलब कोई एग्जामिनर है, अगर उनको जो है आरएस का पेपर बनाना हो और उसमें स्टेटमेंट की तरह अगर क्वेश्चन डालने हो ना, तो वो क्वेश्चन यहीं से डाला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, मतलब इजी भी है और बट इजी होते हुए भी नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में। देखिए आपको जो है ये नीम का थाना जो है वो जगह दी गई है, तो इसको प्रॉपर याद करके जाना। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में, केवल सीकर याद मत करके जाना, क्योंकि पहले ऐसे चल जाता था। जब आप मतलब आज से 3-4 साल पहले अगर आप गणेश्वर सभ्यता का जो स्थान है वो अगर सीकर भी याद करके जाते तो चल जाता था, लेकिन अभी थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो गया है, इसलिए नीम का थाना जो सीकर है वो भी आप जो है याद करके जाना, पूछा जाता है। जो है गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से भी अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्रिपस वर्णी मृद पात्र भी कहते हैं। ये बर्तन काले और नीले रंग से संजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसमें भीनमाल जो कि जालोर में है की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। आर.सी. अग्रवाल ने दो सभ्यताओं का जो है उत्खनन का कार्य करवाया है। तो याद रखे जाना कि आर.सी. अग्रवाल किन किन सभ्यताओं से रिलेटेड है। कभी कभी जो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आर.सी. अग्रवाल ने निम्न में से कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं उनका उत्खनन का कार्य किया है, तो किन्हीं 2 सभ्यताओं के नाम दे देंगे और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान कर जाना, ठीक है। तो आर.सी. अग्रवाल ने करवाया है आपके भीनमाल जालोर वाली है। यहाँ एक रोमन एम्फोरा जो सूरा पात्र है वह एक यूनानी सुराही मिली है। कहाँ से? भीनमाल से, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार ईशवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इसमें कि प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित जो बेराट है, बेराट की जो बीजक पहाड़ी है, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगेन एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मौर्य काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बेराट से हुए हैं। बेराट की जो बीजक की पहाड़ी है वहाँ से हुए हैं। और ये 2 पहाड़ियाँ और याद कर जाना, क्योंकि बंदे को अगर डीप में जाना होगा ना तो वो भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी भी आपको दे देगा। नेक्स्ट इसमें कि दयाराम साहनी, नीलचंद्र बनर्जी, जो आपका कैलाश नाथ दीक्षित है जैसे विद्वानों ने इसके उत्खनन से ये जुड़े हुए थे। याद रखना, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे जो लोग हैं विद्वान है वो इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। बेराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगेन क्वेश्चन बनता है कि गोल मंदिर का जो अवशेष हैं या अशोक के स्तंभ का अवशेष हमें कहाँ से मिलता है, तो बेराट से मिलता है। बेराट के समीप अशोक का बाबरू का जो अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है, जो अशोक के
जो है बौद्ध होने का, अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि जो आपका विराट के समय जो अशोक का बाबरू का जो अभिलेख हमें मिला है वो अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का एक पुख्ता प्रमाण माना जाता है। नेक्स्ट इसमें कि बालाथल जो कि उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल, ये नाम याद करके जाना। रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ओजियाना जो कि भीलवाड़ा में, नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोह भरतपुर में, नगर टोक में आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष हमें राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि राजस्थान में आर्य संस्कृति का जो प्रसार है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत जो है 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। तो इसलिए जो है इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 से मिला है। याद रखना, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के जो स्रोत हैं वो अनूपगढ़ है, तरखान वाला डेरा है और चक 64 है। यहाँ से हमें वैदिक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अब देखिए इससे आगे जो है इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जस्ट सुनना है आपको, क्योंकि यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अगर आप इस बुक को पढ़ के और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, जो बिगनर है या फिर जो पढ़ भी चुके हैं वो भी, तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको मिल रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं इसी में से। ये जो आपको ने जो थ्योरी पढ़ी है ना उसमें से। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख हमें मिलता है। रामायण से ज्ञात होता है कि राम और रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया था, तब भगवान राम ने भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र जो है राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ का जो समुद्र है वो रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल में चेंज हो गया। यद्यपि आज के वैज्ञानिक इस कथा को स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के इस भूभाग से परिचित है और ये तो प्रमाणित है कि प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में राजस्थान के आर्यों का जो है पर्याप्त उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का उल्लेख पर्याप्त मिलता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जो जांगल देश है जो कि बीकानेर है, वहाँ पर कौरव और पांडव जो है राज्य के अधीन था। कौरव और पांडव राज्यों के अधीन था जांगल देश जो कि बीकानेर है, जिसमें और मत्स्य जो है राज्य उनका मित्र था, अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदल करके मत्स्य देश के शासन विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना के साथ पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट इसमें कि भारतीय इतिहास की भांति महाभारत की युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के लिए पर्याप्त पुरातात्विक लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर इन विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम जनपदों का उदय और दूसरा है इसमें साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष, ये हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं राजस्थान के जनपद और इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और राजस्थान के जनपदों के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं और आर्यों के प्रसार के अंतर्गत उसके पश्चात भारत की जो अन्य भाग हैं भागों की जो भांति है राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ है। बौद्ध साहित्य में बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था। राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है सीवी जनपद कहलाता था। याद रखना, सीवी जनपद का एरिया कौन सा आता है, तो चित्तौड़गढ़ के आसपास वाला एरिया सीवी जनपद के अंतर्गत आता है। और
327 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में जो है सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव योद्धे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर के बस गए। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का जो है प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद जो जन है उसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत की प्रमुख जनपदों में की गई। अनुमान है कि दक्षिण में इसका जो विस्तार है चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदियों के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक था वो विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी कि बेराट बसा करके उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था और इन्हीं का जो पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु यादव जनपद निर्बल हो गया और इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठा करके मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर के इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। शाल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, किंतु दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है। अतः चेदी और आपका जो मत्स्य जनपद है उनमें संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने जो पूर्ण जो है शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर दिया और मत्स्य जनपद को चेदी जनपद के में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीत करके मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था और मत्स्य जो जनपद है आपका जो मत्स्य जनपद की जो राजधानी है विराट नगर बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं। याद रखना, अशोक का जो शिलालेख है और मौर्य युगीन अवशेष जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, विराट नगर बेराट से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है और अब जो पढ़ेंगे वो राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी। कंप्लीट हिस्ट्री, सारी की सारी हिस्ट्री हो जाएगी, जिसमें आप जिन लोगों को ये राजा महाराजा पढ़ने में थोड़ा सा ऐसे लगता ना डिफ़िकल्टी, वो लोग इसी बुक से कर जाए, कंप्लीट इस बुक को ही कर जाए, ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन इतने ही आते हैं जो इस बुक में दिया गया है और क्वेश्चन वहीं से ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। तो इसलिए अब मैं इस चीज़ को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, या फिर जो है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है राजा महाराजा पढ़ना, तो आप बस इसी बुक से पढ़ जाइए और ज़्यादा ना पढ़ें, ठीक है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में डिस्कस करते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु जो कि 647 ईस्वी में जो है होती है के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः जो है समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्ष कर ही रहे थे, यानी आपस में ये एक दूसरे से जो है लड़ ही रहे थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप नए राजवंश उभरे और वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन ये जो नवीन राजवंश है इनका महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। यानी कि मध्यकालीन जो इतिहास है वो पूरा हम राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं और उसमें भी राजपूत वंशों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो काल है उसको राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार है स्मिथ।
इन्होंने ये लिखते हैं कि वे जो है राजपूत, यानी कि राजपूत जो हैं वो हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति के जो समय है को राजपूत युग कहा जा सकता है। और ये प्रसिद्ध इतिहासकार है स्मिथ, इन्होंने लिखा है। राजपूत कौन थे, ये प्रश्न भी उठता है, कहाँ से आए थे, इनके बारे में काफ़ी मत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है हम पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। राजपूत कौन थे, ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से सर्वमान्य हो, यानी कि हम किसी एक मत को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते, उसी पे जो है पूरा भरोसा नहीं कर सकते। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र है, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट का हर्ष चरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ याद रखना, बाण भट्ट की जो है ये है हर्ष चरित्र, इनके द्वारा लिखा गया लेख है हर्ष चरित्र और कादम्बरी। याद रखना, कादम्बरी और हर्ष चरित्र के बारे में पूछा जाए कि इसके जो है मतलब इसके जो लेखक है या इतिहासकार है ये कौन है, तो बाण भट्ट है। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी यात्री जो हेनसांग है वो किसके समय जो है यहाँ आया था, तो हर्षवर्धन के समय आया था। राजाओं का कहीं जो है क्षत्रियों और कहीं को जो है राजपूत लिखा है, कहीं के राजाओं को जो है क्षत्रिय और कहीं के राजाओं को राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा के द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ, यद्यपि शासक वर्ग यानी कि क्षत्रियों के लिए राजपूत जो शब्द है उसका प्रयोग अवश्य किया जाता है। आगे की पंक्तियों में इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे और उनके जो मत हैं उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, पर बस एक चीज़ बनती है जो आपके बाण भट्ट का हर्षचरित्र और कादम्बरी है और चाणक्य का अर्थशास्त्र है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पूछ ली जाती है आप लोगों से। वैदिक आर्यों की संतानें हैं, ऐसा कुछ मत मिलता है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे शरीर से भी हैं प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। नेक्स्ट इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो चंद्रवरदायी का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है काफ़ी बार ये। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था, ये भी याद रखना कि चंद्रवरदायी अजमेर का शासक है, पृथ्वीराज तृतीय उसका दरबारी विद्वान था। इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो से जो है इनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई गई है। इन्होंने लिखा है कि आबू पर्वत पर जो है आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य जो ऋषि है वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे और इन्हीं अनुष्ठानों को अपवित्र करने के लिए राक्षस मांस, हड्डी, मलमूत्र डाल देते थे और इनसे निपटने के लिए वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कुंड किया और 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। जब इन तीनों से भी रक्षा ना हो पाई तब इन्होंने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से काफ़ी ताकतवर था और हथियारों से सुसज्जित था, जिनका नाम चौहान रखा गया। चंद्रवरदायी के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से हुई है। तो इसका जो है प्रमाण मतलब हमें चंद्रवरदायी की पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और ये आपके चंद्रवरदायी कौन है, तो पृथ्वीराज तृतीय के जो है दरबारी कवि हैं। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है बिल्कुल, कि हम ये नहीं सोच सकते कि किसी यज्ञ से जो है किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। मतलब एक तरीके से यही मान लो कि किसी का जन्म हो सकता है, तो ये थोड़ा सा
मानना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने अभी तक देखी नहीं है ऐसी चीज़ें। शायद हो सकता है अगर हम अभी इस चीज़ को मतलब देखें तो फिर मान भी सकते हैं, क्योंकि जब आप छोटे थे या अभी भी देखा होगा, जब रामायण में वो सारी चीज़ें होती थी कि वो एक तीर से दूसरा तीर टकराया और वो एकदम से ऐसे गायब हो जाते थे, तो वो वाली टेक्निक उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। अब जब हम ये सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब रियल लाइफ में तो ऐसा है नहीं, ये तो इन लोगों ने ऐसे बना दिया। बट जब अभी आपने देखा होगा कि जब ये आपका ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें ऐसी चीज़ें हुई थी कि वो हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें थी वो काम कर रही थी, तो वो उसी पे बेस्ड थी, ठीक है। तो हो भी सकता है, क्या पता, बट ये अभी तो हम इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर सकते हैं। किंतु इस कथा में जो है अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, युची आदि यज्ञ के द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल हो गए, और ये जो कथा है वो इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो सकता है। कुछ क्या मानते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण नागर जो ब्राह्मण है उनसे बतलाई है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से किन्होंने कहा है, तो जो D.R. भंडारकर है उनका मत है ये। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी जो है उनको जो है सामंत, उनके जो उत्तराधिकारी सामंत है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ हुआ होना और चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का होना काट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेद दत्त का जो है वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया है कि गुहिलोद नागर ब्राह्मण गुहेद दत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खास करके डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने राजपूतों पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इसी कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। विदेशियों की संतान, कुछ इनको जो है विदेशियों की संतान भी मानते हैं। ये जो राजस्थान के इतिहास के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा शीतियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जाति 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक व शीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक व शीतियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे कि अश्व पूजा, अश्वमेघ यज्ञ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि जो है दोनों जो है जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.S. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं-9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, कोई क्या बोलता है, बट इसमें जो अग्निकुंड वाला है ये पूछा जाता है और एक ब्राह्मण वाला, बाकी तो सारे मतलब खुद का अपना इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बस उसको इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा मान रहे हैं, बस मानना ही है इनका। बस इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को भी कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाज जो है शक या शीतियन जो रीति रिवाज है उनसे जो है मिलते जुलते हैं, पर ये जो है क्योंकि जो उनके जो रीति रिवाज है शक और कुषाणों के आने के पूर्व भी जो है भारत में प्रचलित थे, तो ये हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये उनसे जो है उनसे उत्पन्न हुए हैं। सूर्य की पूजा भारत में पहले से होती आ रही है। अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से होता रहा है, जैसा कि महाकाव्य में जो है प्रमाणित है। जब आपने सुना होगा कि रामायण में जब
जब वो लास्ट पार्ट जोड़ा जाता है तो उसमें भी अश्वमेघ यज्ञ का सूर्य पूजा, ये सारी देखी होगी आपने रामायण में। तो ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ है, मतलब काफ़ी पुराना ग्रंथ है हमारा। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। ये भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियां हैं भारत में आई हैं और अस्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी है, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया और हिंदू समाज ने उन्हें जो है स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लिखा है कि अग्निकुंड का कहानी है इस प्रगति युग में नहीं चल सकती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल की क्षत्रिय परंपराओं को बनाए रखा है। और यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम गुहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश के प्रतापी शासक और गुहिल वंश उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जो है आपका मेवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया और इस वंश का नामकरण जो है इस वंश के प्रतापी शासक है गुहिल के नाम से हुआ है। गुहिल वंश की जो उत्पत्ति और जो मूल स्थान है इसके बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल ने जो है इन्हें जो है ईरान के शासक नौसेखा से संबंधित करता है। नौसेखा से तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के जो शासक हैं उन शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बना बप्पा। अब बप्पा रावल से कहानी स्टार्ट होती है कि मतलब गुहिल और फिर गुहिल के बाद में बप्पा रावल से पूरी कहानी स्टार्ट होती है कि बप्पा रावल 734 से लेकर के 753 ईस्वी में इनका कार्यकाल होता है। ये पढ़ जाना, देखिए बहुत कम मतलब चीज़ें हैं और इसमें जो दी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से, एक आपके शॉर्ट नोट की तरह ही काम करेगी है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का शासक है मानमोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा की राजधानी जो है नागदा थी और बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी लकुलीस मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, आप बता सकते हैं कि एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है अभी कहाँ है। एक लिंग जी गुहिल वंश के कुलदेवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार है कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। याद रखना, इसमें काफ़ी सारे इतिहासकार जो है लेखक जो आ रहे हैं, रचनाकार आ रहे हैं। तो वीर विनोद जो है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास की है। वीर विनोद के रचनाकार है कवि राजा श्यामल दास। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती में बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सी.वी. वैद्य की जो है उनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त जो है किया था उनसे करते हैं। तो याद रखना, चार्ल्स मार्टेल से करते हैं उनकी सी.वी. वैद्य उनकी तुलना किसकी, बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। नेक्स्ट हम जो है जैत्र सिंह के बारे में बात करते हैं। जैत्र सिंह 1213 से 1253 के ईस्वी के मध्य आता है। गुहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन करके उसे अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मर्द मर्दन में मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका हमीर मर्द मर्दन है उस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो जय सिंह सूरी है। कौन है? जय सिंह सूरी है। भूताला का युद्ध जो है किन किन के मध्य हुआ, कब हुआ, तो 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को जैत्र सिंह ने परास्त किया।
इस ग्रंथ में जो है आपका जो हमीर मर्दमर्दन ग्रंथ है, इसमें इल्तुतमिश को जो है हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह ही हुआ है, जिनकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की है। रतन सिंह, ये रतन सिंह वही है जो आपने जिन पे मूवी भी बनी है, ये वही है। रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी में और रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिस कारण अलाउद्दीन की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी व चित्तौड़ की सैनिक व्यापारिक उपयोगिता थी 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित जो है पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का जो कारण है रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को माना जाता है जो है प्राप्त करना बतलाया गया है उसमें। तो याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत, और ये पद्मावत भी काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं और अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उनके सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खज़ाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। खज़ाइन उल फुतूह जो है अमीर खुसरो का है। खज़ाइन उल फुतूह जो ग्रंथ है वो अमीर खुसरो का है। पद्मावत किसका है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज़र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिज़राबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। किसका? रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था। राणा हमीर, अब यहाँ से हमीर स्टार्ट हो जाते हैं। हमीर जो है मतलब सिसोदिया जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। राणा हमीर की बात करें तो 1326 से 1364 ईस्वी में सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार करके गुइल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जो जागीरदार है होने से उसे जो है सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्र के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते थे। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। तो मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? हमीर को दी गई है, राणा हमीर को। और जो सिसोदिया शाखा है वो राणा हमीर से स्टार्ट होती है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी कि विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य की संज्ञा दी गई है। और राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें दी गई है। ये राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें। हमीर ने सिंगोली यानी कि बांसवाड़ा के युद्ध में युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। तो सिंगोली के युद्ध में भी जो है राणा हमीर की जीत होती है और मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनको परास्त करती है। राणा लाखा 1382 से 1421 की ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहता है। 1382 में राणा लाखा मेवाड़ का शासक बनता है। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितियां ऐसी हुई कि विवाह लाखा के साथ हो गया। इस विवाह के साथ यानी कि बेटे के साथ विवाह होना था बट हो गया उसके पिताजी के साथ। इस विवाह के साथ ये शर्त रखी गई कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी है वो हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना कि राणा लाखा के समय जो जावर माइंस है वहाँ से चांदी व सीसा जो है बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे कि आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। देखिए इस बुक में इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें। यहाँ तक कि ये जो माइन वाला क्वेश्चन है ना, ये कि आपकी जावर माइन से चांदी और शीशा, ये आपको मतलब बहुत कम लिखवाते हैं नोट्स में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से कर जाना, क्योंकि ये आप लोगों को खनिज से रिलेट करके पूछ लिया ना, जब खनिज वाला टॉपिक आपके लगता है तो वहाँ से रिलेट करके पूछ लिया ना, फिर ये मानो कि आधे के तो थोड़ा दिमाग खाली कर देगा कि ये हिस्ट्री से कैसे हो सकता है। अब क्या एक एक खनिज को हम हिस्ट्री में जा करके भी पढ़े कि किस राजा के समय क्या कुछ हुआ था ना, तो ये चीज़ यहाँ से रिलेट करेगी।
नेक्स्ट इसमें महाराणा मोकल की बात करते हैं। 1421 से 1433 ईस्वी में महाराणा जो मोकल है महाराणा लाखा वहंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में काम किया, पर जब चुंडा को लगा कि जो मोकल की माता हंसाबाई वो उनके ऊपर थोड़ा सा शक करती थी, तो वह मेवाड़ छोड़ करके मांडू चला गया और 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर के उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा, और इनके बारे में तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें सुनते हैं। 1433 से 1468 ईस्वी का काल इनका माना जाता है। मोकल के बाद उसका पुत्र राणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास जो है वो अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 में सारंगपुर का जो युद्ध होता है उसमें मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को जो है परास्त करके बंदी बना लिया। याद रखना सारंगपुर का युद्ध काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा करके जाना कि सारंगपुर का युद्ध पहला तो कब हुआ, 1437 में। दूसरा कि किन किन के मध्य हुआ, तो कुंभा और जो आपका शासक है मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट है, इनके मध्य हुआ। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुंभा जो है कौन सा युद्ध जब जीत करके आता है तो विजय स्तंभ का निर्माण करता है, तो जो आपका महमूद खिलजी है प्रथम, वो याद रखना। 1437 की डेट याद रखना, सारंगपुर का युद्ध याद रखना और उसी के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ याद रखना। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर के मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ और जिसमें गुजरात की पराजय हुई और 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि करके अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। तो ये भी पूछी जाती है कि 1456 ये डेट पूछी जाती है। चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई, महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन हैं उनके बीच हुई। और इस संधि में जो है यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर के कुंभा पर आक्रमण करेंगे, उसे हरा करके उसके राज्य को बांट लेंगे। बट 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों में ही मतभेद होने के कारण विशेष सफलता उनको नहीं मिल सकी। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग सुप्रसिद्ध है। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ की 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन है। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चंवरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर व रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। याद रखना जो आपका जो है कौन सा कुंभलगढ़ दुर्ग है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है शिल्पी कौन है, मंडन है। और वहीं पे कुंभा ने जो है चित्तौड़ में कुंभा स्वामी, श्रृंगार चंवरी का, एकलिंग जी का जो है विष्णु मंदिर, रणकपुर के जो मंदिर है वो इन्होंने बनवाए हैं। कुंभा के द्वारा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास के द्वारा लिखित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है। अगेन एक और है कि कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है, रचित है एकलिंग महात्म्य। ये पूछा जाता है कि एकलिंग महात्म्य के जो रचनाकार है वो कौन है, तो कान्हा व्यास है। कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध इसी के द्वारा रचित ग्रंथ है। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंधन जो है किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, तो कुंभा के द्वारा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है। इसके काल में जो है कवि अत्रि और महेश ने जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचनाकार है कौन है, कवि अत्रि और महेश है। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और जो प्रशस्तियाँ हैं उनमें महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान,
आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया है। याद रखना, इनकी जो ये उपाधियां हैं वो भी पूछी जाती हैं। महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि जो है इनकी उपाधियां हैं। कुंभा जो है निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु अंतिम समय इतना कष्टमय रहा कि अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी। सांगा आते हैं। सांगा 1509 से 1528 ईस्वी का जो काल है सांगा का माना जाता है। सांगा संग्राम सिंह और वह उनके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह चारों इस स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष में अंततः सांगा की विजय हुई और मेवाड़ का शासक बन जाता है सांगा। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है महाराणा सांगा। याद रखना, हिंदूपत के नाम से कौन सा जो है राजा फेमस था, तो जो सांगा है आपका वो हिंदूपत के नाम से जाना जाता था। 1509 में मेवाड़ का शासक बनता है और इस समय मालवा पर जो है सुल्तान नासिरुद्दीन शासक कर रहा था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया और जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी सेकंड को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय जो कद है वो बहुत बढ़ गया। अब वह एक तरह से जो है मालवा का प्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय जो है राणा सांगा की शरण में चला गया और जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा सांगा के द्वारा उनको बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास, मालवा के सहयोग आदि से मसले जो है थे लेकर के सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी के पक्ष में नहीं मिली। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली, जो कि वर्तमान में कोटा जिले में, के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। याद रखना, खातौली का जो पूछा जाता, खातौली का युद्ध कि किन किन के मध्य हुआ, तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी 1517 में और महाराणा सांगा के बीच। इसके बाद सांगा की जो सेना है ने बाड़ी, जो कि धौलपुर में, के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने सेनापति के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर के उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा उसकी कोई मदद नहीं करता है। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, चूँकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में राणा सांगा जो है पराजित हुआ था। इससे पहले बयाना का युद्ध, जो कि फरवरी 1527 में होता है, में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। याद रखना, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध की डेट, बयाना का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो याद रखना खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था और इससे पहले जो है बयाना का युद्ध होता है फरवरी 1527 में। इसने बाबर की सेना को पराजित किया था। किसने? सांगा और बाबर के मध्य होता है बयाना का युद्ध 1527 में। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर व राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। 17 मार्च 1527 को एग्जैक्ट डेट पूछी जाएगी जब भी क्वेश्चन बनेगा ना इस बार, क्योंकि ये आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उनकी खुद की बुक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी ही बुक से जो है क्वेश्चन ना पूछेंगे। और इन्होंने जब यहाँ लिखने में इतनी मेहनत की है सरकारी कर्मचारियों ने, तो वो यहाँ भी जो है आप लोगों से भी उतनी ही मेहनत करवाएंगे। तो 17 मार्च 1527 एग्जैक्ट डेट याद करना इस बार, ठीक है। ये इसमें से खानवा के मैदान में, और देखिए इसका यही फ़ायदा है, आप जो है मतलब अगर किसी क्वेश्चन को ये गलत भी मान लेते हैं ना वो, और आप आंसर सही करके आते हो, तो आप इसके विरुद्ध जो है आप मतलब केस फाइल कर सकते हो उनके विरुद्ध कि ना ये हमारा सही है। इसको जो है एज ए प्रूफ जो है आप यूज़ कर सकते हो। जो है आपका तोपखाने व तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण, तोपखाने और तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय होती है और सांगा इसमें पराजित हो जाता है खानवा के युद्ध में, जो कि 17 मार्च 1527 को होता है।
राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिया, बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि सांगा का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, तो मांडलगढ़ में। कहाँ पर है, मांडलगढ़ में। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो दौसा में, बसवा दौसा में। कब हुई, और तो 30 जनवरी 1528 को, ये भी डेट है एक। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली, तो ये पूछी जाती है, मतलब पूछी गई थी। अभी कुछ एग्ज़ाम हुए थे इसी साल, उनमें पूछा गया था कि सांगा की मृत्यु के पश्चात कौन जो है शासक बनता है, या फिर राणा सांगा और विक्रमादित्य के बीच में कौन था, तो रतन सिंह। ये एग्जैक्ट लाइन ऐसी की ऐसी पूछी गई थी। तो इन लोगों ने दिया है, तो पूछ लेते हैं वो, क्योंकि जो है कोचिंग वाले ये चीज़ थोड़ी मिस करवा देते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, राणा उदय सिंह की बात करें, 1537 से 1572 ईस्वी का काल माना जाता है इनका। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया। उदय सिंह को बचा करके कुंभलगढ़ के किले में रखा। यहीं मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने 1560 में जो है उदयपुर का नगर बसा करके उसे अपनी राजधानी बनाई। यहाँ उसने उदय सागर झील, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह जो है किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने 2 सेनानायकों को सौंप करके पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए और अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर के आगरा का जो किला है के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियाँ लगवाई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने किनकी जो है मतलब कहाँ पर लगवाई है या किनकी लगवाई है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर के आगरा के किले में इनकी जो है हाथी पर सवार पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो लगवाई है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन मतलब जयमल और फत्ता का नाम काफ़ी बार सुनने को मिलता है आप लोगों को, तो ये किसके सेना नायक थे, तो उदय सिंह के। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिनके बारे में, महाराणा प्रताप। काफ़ी सुनते हैं चीज़ें, काफ़ी, और अभी भी सुनते हैं। 1572 से 1597 ईस्वी, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप को 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनते हैं ये। और महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया और इस समय दिल्ली का जो सुल्तान जो मुगल बादशाह है वो अकबर का शासन था। उस समय प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प उन्होंने चुना और अपने कष्ट उठाने, उनको जो है अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने जो है दूसरे विकल्प यानी कि संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने जो सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव ही देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हीं अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर के इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर के युद्ध का प्रबंधन करने के लिए उन्होंने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया और अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। उसने अपने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 के मध्य उन्होंने अपने 4 शिष्टमंडल जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को का जो नेतृत्व उनके नेतृत्व में इनको समझाने के लिए भेजा था। तो इसका जो है ये चारों के 4 नाम पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए कि आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है। और इसकी एक ट्रिक याद रख लेना, जमाल भाटा जो है वो इसकी ट्रिक बन जाती है। यानी कि जैसे जलाल खां, जमाल माँ यानी कि मान सिंह, भाटा यानी कि भ से भगवान दास, अट्टा से टोडरमल। ठीक है,
मगर महाराणा ने संधि करने जो है संधि में कोई रुचि नहीं दिखाई और मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 में का जो जब स्टार्टिंग होती है मेवाड़ अभियान, अकबर जो है मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं से उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो कि इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जो है प्रसिद्ध है। 18 जून 1576 को इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मानसिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हरावल यानी कि अग्रिम जो दस्ता था उसका नेतृत्व हकीम कासूर जो है कर रहा था। ये याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक तो हल्दी घाटी की युद्ध की तारीख पूछी जाती है, 18 जून 1576 को पूछी जाती है, और जो है इनके जो मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मानसिंह था ये भी पूछा जाता है। और जबकि जो महाराणा प्रताप है उनकी सेना का जो हरावल भाग था यानी कि जो आगे वाला भाग अग्रिम जो दस्ता थी उसका नेतृत्व हकीम कासूर कर रहा था। तो ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देख करके झाला और बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया और युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध निर्णायक रहा। इस युद्ध को अब्बुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टॉड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। और ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अब्बुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा, बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिए। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुर रहीम खान है के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर सेना मुगल जो तैनात सेना थी वहां पर मुगल अधिकारी थे सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से जो है परलोक पहुंचा दिया था। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया और एक छोटी सी मेवाड़ी पहाड़ी की बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टॉड दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा, यानी कि जो दिवेर का युद्ध है उसको कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर के शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई और चावंड के पास बाडोली नामक जो गांव है वहां पर प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि ओलंपस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय और उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। ठीक है, ये पूछा जाता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर मेवाड़ का मैराथन है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा सा याद कर जाना। ठीक है, और ये किसने कहा था, तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम अमर सिंह की बात करते हैं, राणा अमर सिंह की। तो 1597 से 1620 ईस्वी में अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और वहां शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा और उसने मेवाड़ में लूट मार और जो है आगजनी कर दी। आगजनी के द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए और एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थीं। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर लिया और राणा
और राणा पर जो है मुगलों से संधि करने का जो है दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मुगलों से संधि करने वाला राजा कौन था? अमर सिंह था। कब हुई? फरवरी 1615 में। चित्तौड़गढ़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ और राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राज कार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट राजा है इसमें महाराणा राज सिंह, जो कि 1652 से 80 के मध्य इनका कार्यकाल होता है। राज सिंह ने जो है शासक बनते ही चित्तौड़गढ़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने 1615 की मेवाड़ मुगल जो संधि थी उसकी जो शर्तें हैं उनको प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सैनिकों के साथ सादुल्ला खां को भेजा। ये भी याद रखना कि चित्तौड़गढ़ को ढहाने के लिए सादुल्ला खां को भेजा 30,000 सेना के साथ। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझ करके अपनी सेना को वहीं से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिरा करके लौट गई और 1658 में मुगल शहजादों में जो है उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालम टोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात व सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह कर लिया राज सिंह ने और 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया और मुगल में जो मारवाड़ संघर्ष है छिड़ने का महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख जो है वो लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। ये प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की जो शिलाएं हैं उन पर खुदी हुई थी। इसे संसार की सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो देखिए, आप जब राजा महाराजा पढ़ ही रहे हैं, मतलब इन्हीं के साथ हम जो है जो आपके प्रसिद्ध इतिहासकार हैं या इतिहास को जानने के जो स्रोत है प्रशस्तियाँ वगैरह वो भी हम यहीं पढ़ रहे हैं। मतलब पूरी तो नहीं पढ़ पाएंगे बट जितनी आ रही है वो ही इम्पोर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है और इसमें हमने कंप्लीट गुहिल वंश के बारे में यानी कि मेवाड़ का जो इतिहास है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और ऐसी ही और सीरीज़ हम लाएंगे, हिंदी की भी लाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में हम मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है और उसके जो शासक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक में बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।